प्रिय मित्रों, परिजनों, सभी सुधी श्रोताओं, भावगंगा के सहयात्रियों को ढेर सारी आज के दिन की शुभकामनाएं। आज हम लोग भावगंगा के 129वें अंक में 129th अंक में हैं। बड़ी सुंदर हवा, शीतल मन सुगंध हवा चल रही है और धूप है लेकिन गर्मी नहीं है। इस समय बड़ा अच्छा मौसम है। चिड़िया लगातार अपना गीत सुना रही हैं, उनका संगीत चल रहा है। वो बहुत पुरानी एक अंग्रेजी की सेइंग है कि उसका साहित्य या उसकी बात सब लोग नहीं सुनते, क्योंकि उसके साहित्य में सब लोग नहीं होते। क्योंकि हम लोगों की या उसकी बात में सब लोग नहीं होते, हम लोगों की बात में सब लोग होते हैं। पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, चिड़ियाँ तो सभी सुनते हैं। वनस्पतियाँ भी सुनती हैं, चिड़ियाँ भी सुनती हैं, चिड़ियाँ भी सुनाती हैं। तो ये सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रोग्राम सही अर्थों में चल रहा है। कल का दिन महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कल दो चीज़ें एक साथ हैं। कल ईद भी है और कल परशुराम जयंती भी है। ईश्वर या समय भेद नहीं करता, समय सबको साथ लेकर चलता है। यह सृष्टि या समय एक ऐसा झोला है जिसमें सब साथ रखे हुए हैं। उसमें ईद और परशुराम जयंती साथ साथ रखी हुई है। अंतर है ही नहीं, हम ही ने जबरदस्ती अंतर बनाया हुआ। तो कल ईद और परशुराम जयंती पर विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। आज एक छोटी सी अमेरिकन लोक कथा के माध्यम से एक बहुत अच्छी बात, जो आपने कहीं हो सकता है सुनी हो, लेकिन उसको और गहराई से महसूस करेंगे। उसके बाद एक और कहानी के माध्यम से हालात कैसे लोग नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं या शिकार करने की कोशिश करते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और एक बात, मतलब हम जो चाहते हैं ईश्वर से वही प्रार्थना करना पड़ेगा। अगर हम सुनी सुनाई प्रार्थनाएं करते हैं तो उसका असर वो नहीं होता। भले हम टूटी फूटी भाषा में जो हमारे दिल की इच्छा है वह समष्टि से, ब्रह्मांड से, ईश्वर से मांगे तो उसका असर होगा। लेकिन अगर हम सुनी सुनाई बातों में आएंगे या सुनी सुनाई बातों या रटी रटाई प्रार्थनाएं करेंगे तो उससे वो काम नहीं होगा। हमें अपनी प्रार्थनाओं को गढ़ना होगा अपने अंदर से। किसी और ने प्रार्थना अगर लिखी है तो वो उसकी प्रार्थना है। हमें अपने अनुसार अपनी प्रार्थनाएं गढ़ना होगा, अपनी पूजाएं गढ़ना होगा, अपनी इच्छाओं के अनुरूप करना होगा। इस पर एक घटना बताते हैं। हमारे एक मित्र शिरडी प्रसाद बेंगलोर में बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। उनके अनुभव के आधार पर
वो मैंने अपने उपन्यास विन 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 द ऑर्फन वे में भी वो घटना लिखी है, लेकिन आज भावगंगा में उसकी भी चर्चा होगी। तो ये महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं जो आज हम लोग करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड नेटिव अमेरिकन लीजेंड, अमेरिका के आदिवासियों के बीच एक कथा या कहानी या लोक कथा प्रचलित है कि वन डे देयर वॉज ए बिग फायर इन ए फॉरेस्ट। जंगलों में आग अमेरिका में खूब लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। अभी भी इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी कैलिफोर्निया के इलाके में इतनी आग लगती है क्योंकि बड़े विशाल जंगल हैं और जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ तक इसका धुआं फैला रहता है और सरकारें बौनी हो जाती हैं। हमारे आज की साइंस टेक्नोलॉजी बौनी हो जाती है, टेक्नोलॉजी बौनी हो जाती, साइंस तो नहीं बौना होता, टेक्नोलॉजी बौनी हो जाती है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। महीनों महीनों तक चलती रहती है यार। तो सोचिए पहले जब आदिवासी क्षेत्रों में ऐसी आग, जब ये सभ्यता का यह स्वरूप नहीं रहा होगा, शहर नहीं रहे होंगे, तकनीक इतना नहीं रहा होगा और वह जंगल की आग लगती रही होगी, तो वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था जीवन का, जंगल की आग। और उस पर बहुत सारी उनकी कहानियाँ, लोक कथाएँ हैं। तो वो लोक कथा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऑल द एनिमल्स फ्लेड इन टेरर इन ऑल डायरेक्शन। तो जाहिर सी बात है कि जंगल में रहने वाले जितने जानवर हैं सब जंगल से दूसरी तरफ भागे, हर दिशा में, जंगल से दूर भागने के लिए हर दिशा में इधर उधर भागना शुरू कर दिया। चाहे चिड़िया हों, चाहे जंगली जानवर हों, सब अलग अलग दिशाओं में भागना शुरू कर दिया। सडनली द जगुआर saw a hummingbird pass over his head. जगुआर चीते नुमा एक उसी प्रजाति का एक जानवर जो अफ्रीका और अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। तो वो जगुआर जो है उसने देखा कि एक हमिंग बर्ड एक चिड़िया होती है, वो उसके सर के ऊपर से गुजरी, लेकिन वह दूसरी दिशा में गई। सारे लोग आग के भाग रहे थे दूसरी तरफ। द हमिंग बर्ड फ्लू टूवर्ड्स द फायर। वो जो हमिंग बर्ड है वो जंगल की आग जिधर लगी हुई है उधर की तरफ भाग रही थी। वॉट एवर हैपेंड ही वुड नॉट स्टॉप। चाहे कुछ भी हुआ या कुछ भी हो रहा है, इतनी बड़ी उधर खतरे की वो आग लगी हुई है, लेकिन कुछ भी हुआ वो विचलित नहीं है, वो उधर ही उड़ रही है। मोमेंट्स लेटर, कुछ देर बाद द जगुआर saw him pass again। कुछ समय बाद फिर जगुआर ने देखा कि वो चिड़िया, वो हमिंग बर्ड एक बार फिर उसके सर से ऊपर से उधर आग की तरफ गुजरा। हमिंग बर्ड के लिए इन्होंने पुल्लिंग इस्तेमाल किया है, हम लोग चिड़िया के लिए स्त्रीलिंग इस्तेमाल करते हैं। तो जगुआर saw him pass again। वो हमिंग बर्ड फिर उधर से गुजरा, दिस टाइम इन द सेम डायरेक्शन एज जगुआर वॉज वॉकिंग। जगुआर जंगल से दूर जा रहा था, इस बार वो हमिंग बर्ड जगुआर के जाने की दिशा में उधर गया। He could observe this coming and going until he decided to ask the bird about it। इसी तरह से उसने कई बार, मतलब बार बार उस चिड़िया को, हमिंग बर्ड को आग की तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर आग की तरफ जाते हुए देखा।
तब उसने सोचा कि अब मैं उससे पूछूंगा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज इट सिम वेरी बिजारे एंड बिजार बिहेवियर। मतलब ये बहुत विचित्र और अजूबा बर्ताव व्यवहार है, अजूबा उसका तौर तरीका उसको लगा हमिंग बर्ड का। तो जगुआर ने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हमिंग बर्ड, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, आई एम गोइंग टू द लेक, ही आंसर्ड, मैं पास में जो तालाब है उसके पास जा रहा हूँ। आई ड्रिंक वाटर विथ माई बीक एंड थ्रो इट ऑन द फायर टू एक्सटिंग्विश इट। मैं जितना मेरे चोंच में भर सकता हूँ उतना पानी भर लेता हूँ और फिर जा कर के आग पे डाल देता हूँ ऊपर से, आग बुझाने के लिए। द जगुआर लाफ, जगुआर हंसा। आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? डू यू रियली थिंक दैट यू कैन पुट आउट दैट बिग फायर ऑन योर ओन विथ योर वेरी स्मॉल बीक? क्या तुम सोचते हो कि इतनी बड़ी जंगल की आग वो अब तुम अपने छोटे से चोंच के पानी से तुम अकेले सोच रहे हो कि उस जंगल की आग को बुझा दोगे? नो, सेड द हमिंग बर्ड। वह हमिंग बर्ड बोला, नहीं, नो, मैं ऐसा नहीं सोचता। आई नो आई कांट, मैं जानता हूं कि मैं नहीं कर सकता। बट द फॉरेस्ट इज माई होम, लेकिन जंगल मेरा घर है। इट फीड्स मी, ये मुझे खाना खिलाता है। इट शेल्टर्स मी एंड माई फैमिली, ये मुझे आश्रय देता है और मेरे परिवार को आश्रय देता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एंड आई हेल्प द फॉरेस्ट ग्रो बाई पॉलिनेटिंग इट्स फ्लावर्स, और मैं जंगल को और ग्रो करने में, विकसित होने में, बढ़ने में मदद करता हूँ। उसके फूलों के पराग को, पॉलेंस को इधर उधर ले जा कर के पॉलिनेशन में उसकी मदद करता हूँ, उसके प्रजनन में मदद करता हूँ। आई एम पार्ट ऑफ हर एंड द फॉरेस्ट इज पार्ट ऑफ मी, मैं जंगल का एक हिस्सा हूँ और जंगल मेरा एक हिस्सा है। आई नो आई कांट पुट आउट द फायर, मैं जानता हूँ कि मैं आग नहीं बुझा सकता। बट आई मस्ट डू माई पार्ट, लेकिन मेरी जो इस समय ड्यूटी है उतना मैं कर रहा हूँ। बट आई मस्ट डू माई पार्ट। एट दैट, इस पर मैं कुछ कहूँगा। एट दैट मोमेंट द फॉरेस्ट स्पिरिट्स who listened to the hummingbird were moved by the birdie and its devotion to the forest. At that moment, उस क्षण the forest spirits, यह ब्रह्मांड अलौकिक तंत्रों से बना हुआ है और बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं हैं, ऐसी शक्तियां हैं जो लगातार काम कर रही हैं। अभी तक हम और हमारा विज्ञान उनको नहीं समझ पाया है। ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे वाइब्रेशंस हैं। तो उस हमिंग बर्ड के इस एक्शन से और इस भावना से कुछ ऐसे वाइब्रेशंस उत्पन्न हुए, उन शक्तियों ने उसके उस वाइब्रेशन से इतना उन पर प्रभाव पड़ा
कि वो विचलित हुए और पूरे एग्जिस्टेंस में, सृष्टि में, धरती पर उसका फल ये हुआ कि चमत्कार हुआ ये, और एक जबरदस्त बारिश हुई which put the end of the great fire। वो जो बहुत बड़ी आग थी उस भयंकर बारिश में से खत्म हो गई। And miraculously they sent a torrential downpour, वो बारिश, भयंकर बारिश, which put an end to the great fire। The Native American grandmothers would occasionally tell this story। जो आदिवासी अमेरिकन ग्रैंड मदर्स, दादी नानियाँ अपने बच्चों को अक्सर ये ग्रैंड चिल्ड्रन को सुनाती थी, और उसका जो कंक्लूजन था अंत में वो यह एम्फेसाइज करती थी, ये कहती थी कि डू यू वांट टू अट्रैक्ट मिरेकल्स इन योर लाइफ? क्या आप अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में चमत्कार लाना चाहते हैं? और अगर चाहते हैं तो वह चमत्कार कोई और नहीं करेगा, उस चमत्कार की शुरुआत तो आप ही को करनी होगी, आप ही को बीज बोना होगा। क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है साइंस में? कहीं एक एटम सीड बनता है और उसके आसपास फिर और एटम्स इकट्ठे होते हैं और क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो मिरेकल्स क्रिस्टल की तरह से होते हैं। शुरुआत कहीं ऐसे ही किसी को करनी होती है और फिर वो पूरे एग्जिस्टेंस से उसमें मदद मिलती है और वो हो जाता है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि चमत्कार होते हैं, ये किसी ने कोई जादू जैसा चमत्कार दिखाया वो गलत है, वो झूठ है। किसी कोई ना कोई झूठ बोला। जितने आजकल बाबा लोग और ये लोग और तमाम सारे लोग कहते हैं कि ऐसी शक्तियाँ उनके पास आ गई हैं और ये कर देंगे, वो कर देंगे, घड़ी निकाल देंगे और गिफ्ट निकाल के दे देंगे हाथ से, ये सब झूठ है। ये सब हाथ का करिश्मा है। हमारे मित्र जादूगर आनंद कहते हैं कि दुनिया में कोई भी जो चमत्कार दिखाता है इस तरह मैं कर सकता हूँ। तो ये सब हाथ की सफाई है, जादू है, लेकिन चमत्कार होते हैं और जो कुछ हो रहा है सब चमत्कार है। आसपास हमारे जो कुछ घट रहा है और इस एग्जिस्टेंस ही चमत्कार है। इस एग्जिस्टेंस में, ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है सब चमत्कार है। चमत्कार के अलावा मिरेकल ही है सब कुछ। आप अपनी आँख खुली आँखों से परसीव तो करिए, सबसे जुड़ करके देखिए, तो फिर ये सब कुछ चमत्कार नजर आएगा। लेकिन इसमें, इस कहानी में बहुत अच्छा है और इस रूप में मुझे मिली सोशल मीडिया पे ही, तो मैंने इसको आपके सामने रखने के लिए और फिर इसके माध्यम से और बहुत कुछ कहने के लिए आपके सामने आज ये रखा। अब इस कहानी में हमारे मित्र जो निर्मल दर्शन, बहुत अच्छे साहित्यकार, उनसे अच्छा व्यक्ति मुश्किल है धरती पर होना। असमय चले गए कैंसर से 3 साल पहले। वो मेरी कथाओं में इस चिड़िया वाला किस्सा ज़रूर कहते थे, लेकिन वो केवल यही कहते थे कि जंगल में आग लगी है और एक चिड़िया लगातार अपने चोंच से ला करके पानी देती थी। लोग उससे पूछते थे कि क्या तुम्हारे
इस बार बार चोंच से पानी डालने से जंगल की आग बुझ जाएगी। तो वो कहती थी चिड़िया कि मैं जानती हूँ कि मेरे पानी डालने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन कल जब इतिहास लिखा जाएगा या कल जब ये कहानियाँ बनेंगी, लोक कथाएं बनेंगी, कहानियाँ बनेंगी, कथाएं बनेंगी, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। यह भी एक पहलू है उसका। लेकिन एक पहलू मैंने फिर निर्मल से एक चीज कही तो उसने मान लिया, और फिर आगे से फिर वो उसी रूप में कहने लगा कि भाई साहब ऐसा कहते हैं। मैंने कहा कि चिड़िया की बात तो हमने कहानी में गढ़ ली है, चिड़िया ने क्या कहा उसकी भाषा शायद हम समझ नहीं पाए। तो चिड़िया ने यह कभी कह ही नहीं सकती कि मेरे पानी डालने से आग नहीं बुझेगी। चिड़िया में जो इतनी हौसले से इतने घनघोर आग के बीच में लगातार पानी अनथक डाल रही है, वो यूं ही नहीं डाल रही है, वो इस भरोसे पे डाल रही है कि मैं ये आग बुझा लूंगी। उसका वो दृढ़ निश्चय है, दृढ़ विश्वास है, वो देख रही है कि आग बुझेगी। उसके उस हौसले को और उसके उस विजन को भी हमको हाईलाइट करना चाहिए, इस कहानी में उसको जोड़ना चाहिए कि जब चिड़िया से पूछा गया कि क्या तुम आग बुझा लोगी, तो उसे कहने हाँ मैं आग बुझा लूंगी, और कल को मैं अकेले नहीं, तुम सब, पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड की शक्तियां मेरे पीछे पीछे आएंगी और यह आग बुझेगी। ये चमत्कार होगा। अगर निर्मल भाव से सबके कल्याण के लिए कोई काम किया जाता है, कोई किसी काम की शुरुआत की जाती है, तो पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड कंस्पायर करता है, सोचता है, सोचने के लिए विवश हो जाता है, और फिर वो हो जाता है। कबीर जब कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरें, ईश्वर खुद पीछे पीछे दौड़ेगा, पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। तो वो चिड़िया उस स्थिति में थी, उसका हृदय निर्मल हो गया था, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, पूरे जंगल और सबके कल्याण के लिए कार्य कर रही थी, लगातार अनर्थक कार्य कर रही थी। तो बारिश तो बहुत छोटी चीज है, ईश्वर खुद उसके पीछे पीछे आकर के नाचने लगेगा। तो चमत्कार ऐसे ही होते हैं, पूरा ब्रह्मांड साथ देने लगता है जब आप मन निर्मल भया, वह मन की निर्मलता प्राप्त करना, वह सबसे जरूरी है। जब वह मन की निर्मलता आ जाती है तो संसाधन वगैरह सब महत्वहीन हो जाते हैं, पूरी सृष्टि के सारे संसाधन पीछे पीछे चलने लगते हैं। निर्मलता का वो स्टेज तो आए। तो निर्मल से इस पर काफ़ी चर्चाएं हुआ करती थी। आज हमें अपने उस प्रिय मित्र के खोने का बहुत अफसोस होता है, दुख होता है। तो ये तो इस कहानी के माध्यम से है ये चर्चा कि हम निर्मल भाव से सबके कल्याण के लिए
अगर एक छोटा भी काम लगातार करते हैं तो समय लग सकता है, जेस्टेशन पीरियड होता है। एक बरगद का बीज अगर हम बोते हैं, वो बीज सोचिए धरती में अनायास पड़ गया, क्या वो सोच रहा होगा कि 3-4 सालों में मेरा क्या स्वरूप हो जाएगा, मैं क्या क्या हो जाऊंगा, क्या क्या कर पाऊंगा, कितना बड़ा हो जाऊंगा। कितने लोगों का आश्रय दूंगा, धरती को कितना ऑक्सीजन दूंगा, कितने लोगों का जीवन बचाऊंगा। वो पीपल और बरगद के वो बीज जो यूं ही जमीन के नीचे बस पड़ गए या दब गए, उनकी यात्रा, वो किस विश्वास पर वो मिरेकल कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं कि वो उग रहे हैं। कितने आने जाने वाले जानवर और व्यक्ति सबके पैरों के नीचे दबते हैं, दब जाते हैं, फिर उठ जाते हैं। एक पौधे का उस रूप में आप उसी की स्टडी करिए, देखिए कि उससे अद्भुत चमत्कार क्या हो सकता है। लेकिन समय को जरा कंपैक्ट करके देखिए, फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए। जब वह उगने लगते हैं तो उसके आसपास के जो घास होती है वो भी सोचती होगी। जब कोई भी पौधा उगता है, 2 पौधे जब 1-2 पत्तियां निकलती हैं तो सब एक जैसे लगते हैं, लगभग। जानकार ही उसको फर्क कर सकते हैं। तो जब वो पौधा उग रहा होता है तो जब घास, अगल बगल की घास उसको अपना दोस्त मानती, समझती ये भी हमारे जैसे कोई नई घास है। लेकिन जब वह थोड़ा और ऊंचा होने लगता है तो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, इतना ऊंचा होना ठीक नहीं है, यही ठीक है। लेकिन जब वो थोड़ा और ऊपर उठता है तो फिर वो झाड़ियों के बराबर हो जाता है। तो झाड़ियां कहती हैं उसको अपने प्रजाति का ही मानती हैं। लेकिन जब वो थोड़ा और ऊपर बढ़ने लगता है तो झाड़ियां कहती तुम्हें अपना अमल क्यों हो रहे हो, तुम इतना बड़ा क्यों हो रहे हो, हमारे साथ रहो, हमारे जैसे रहो। लेकिन वो फिर और बढ़ता जाता है, वह लगातार कोशिश करता जाता है, वही आग बुझाने की चिड़िया की तरह। जितना ही वो लगातार बार बार कोशिश करता है, फिर वो चमत्कार हो जाता है, बरगद और पीपल का पेड़ बन जाता है, या वो चिड़िया का वो अपनी चोंच से ले आकर के पानी डालना, उससे वो चमत्कार हो जाता है। यह जो धरती पर वैचारिक क्रांतियां भी बड़ी बड़ी हुई हैं, उनकी भी शुरुआत ऐसे ही होती है, लगातार बार बार प्रयास करने से। हम लोगों का ये भावगंगा का जो प्रयास है, वो हम लोग अपनी चोंच से थोड़ा थोड़ा इसमें जो जल डाल रहे हैं, वो कितनी सारी जो आग इस समय लगी हुई है पूरी धरती पर, उसको बुझाने का प्रयत्न मात्र है। लेकिन हमें विश्वास है कि ये चमत्कार होगा, ये मिरेकल होगा। हम चिड़िया की तरह ये भी नहीं कह रहे कि हम नहीं जानते हैं, हम जानते हैं कि ये चमत्कार होगा। कल एक हमारे मित्र हैं, सहपाठी रहे एमएससी फिजिक्स में, बाद में पुलिस में पीपीएस में चले गए, और शैलेंद्र त्रिपाठी बड़े आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति हैं। उन्होंने पर्यावरण दिवस पर एक चित्र भेजा था, एक फोटो भेजी थी, बहुत बहुत ज्यादा कह रही थी वो चित्र। धरती एक ग्लोब को, एक गोले के रूप में धरती को ही अस्पताल में वेंटिलेटर में रखा हुआ है, एक बेड है
जिस पर वो ग्लोब रखा हुआ है, और वो सीरियसली बीमार है, धरती बीमार है, और उसको ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है, और पेड़ों से पैदा हुआ ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है, पेड़ लगा करके, और पानी चढ़ाया जा रहा है ताकि उसके पानी कम हो गया। सोचिए, धरती की वाकई यही स्थिति है। जो धरती के नीचे का वाटर लेवल है, वाटर टेबल है, वो नीचे जा रहा है, धरती के अंदर पानी कम हो रहा है। पानी धरती का खून है, मैं हमेशा कहता हूँ, ब्लड है। उसको हमने निकाल करके और धरती को एकदम से डिहाइड्रेट कर दिया है। आज तुरंत जरूरत है धरती के अंदर पानी को, उस वाटर टेबल को मेंटेन करने का। और धरती में ऑक्सीजन कम होने जा रहा है। जिस तरह से हमने पेड़ काटे हैं, जो पॉल्यूशन हो रहा है, धरती पॉल्यूशन से परेशान है। जंगल की आग तो एक छोटे एरिया में थी। धरती की जो समस्याएं हैं वो हम सारे धरतीवासियों को झेलना है, झेल रहे हैं। पॉल्यूशन तो है ही, ऑक्सीजन की कमी है, पेड़ बेतहाशा काटे जा रहे हैं, पेड़ लगाने की जरूरत है। सब कुछ अपनी एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने के बाद हमें खाली समय में केवल पेड़ लगाना और बचाना चाहिए। हमको धरती को बचाने वाली स्थिति है। हमारी धरती इस समय वेंटिलेटर पर है, तो हम सबको इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। 24 घंटे ये सोचना होगा कि हम धरती को कैसे बचाएं। ये केवल एक जंगल की बात नहीं है, पूरी धरती में आग लगी हुई है। हमने ओजोन लेयर खत्म कर दिया, हमने धरती ग्लोबल वार्मिंग कर डाली, धरती को बुखार हो गया है। और 104-105 डिग्री के ऊपर हमारे जब बुखार होता है तो हमारी लाइफ खतरे में आ जाती है। धरती का टेम्परेचर अगर ऐसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा। तो धरती को बचाने का महायज्ञ करना होगा सारे धरतीवासियों को। पेड़ पौधे वनस्पतियां तो जीव जंतु तो जितना उनसे हो रहा है कर ही रहे हैं। वो बेचारी चिड़िया भी कर रही है, उसके बाद वो जगुआर भी कर रहा होगा। लेकिन हम आप अभी भी पता नहीं किस स्वार्थ में, किस चिंतन में, सब कुछ बस हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। व्यवस्थाएं भी उतनी ग्रीडी हो गई हैं, हमें ज़्यादा एरिया मिल जाए। सब एरिया तो ईश्वर की है और हम उसी एरिया के लिए लड़ाई कर रहे हैं। देशों में लड़ाइयाँ हो रही, क्यों? व्यक्ति नहीं लड़ते, व्यवस्थाएं लड़ती हैं, और व्यवस्थाएं कुछ लोगों के स्वार्थ सिद्धि के लिए लड़ते हैं। इसीलिए राजशाहियां बहुत ज्यादा लड़ाइयां कराती थी, राजशाहियां खत्म हो गई। लोकतंत्र अभी पूरी तरह से नहीं आया है कि लड़ाइयां खत्म हो जाएं। अभी भी राजशाहियों के जो तमाम सारे अवशेष बचे हुए हैं वही गद्दियों पे आ जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के, और वो रूप बदल करके, और चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, और ये वो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रक्रियाओं के तहत। लेकिन अभी भी स्वरूप वही राजशाही का है। राजशाही के दंड फंद साम दाम दंड भेद, लड़ाई, करोड़ों का खर्चा, सेवा के आधार पर नहीं, केवल और केवल स्वार्थ, लाभ, पूंजी, ग्रीड, अहंकार, और हमारी मीडिया और इन लोगों में जबरदस्त साठगांठ रहती है। इसीलिए वो दिखाते हैं फला फला का राज तिलक होता है, राजा बनते हैं, अपना क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर युद्ध होते हैं। जहाँ क्षेत्र बढ़ाने की इच्छा हुई वहाँ युद्ध होंगे। युद्ध और कुछ नहीं है, वो भी एक जंगल की आग की तरह है। जो हिंसा की भावना है वह भी जंगल के आग की तरह है। उसको मिटाने के लिए भी हमको इसी तरह से उस चिड़िया की तरह से तपस्या करनी पड़ेगी, हमिंग बर्ड की उसकी तरह तपस्या करनी पड़ेगी। वह तपस्या बुद्ध ने किया, वह तपस्या महावीर ने किया।
वह तपस्या गांधी ने किया, लेकिन अब आग इतनी फैल रही है कि अब सबको वह तपस्या करनी पड़ेगी। अब एक बुद्ध और एक महावीर या एक गांधी से काम नहीं चलेगा, सबको ये तपस्या करनी पड़ेगी। तो ये कहानी अपने अंदर आत्मसात करने की है, सोचने की है, समझने की है, पहचानने की। और एक और कहानी आपके सामने रख रहा हूं कि रिमूव कार्ल मार्क्स ने कहा था। वैसे मैं पहले बता दूं कि मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं। मैं मार्क्सिज्म को एक विचारधारा के रूप में, जैसे और तमाम विचारधाराएं हैं, पढ़ता हूँ, जानता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके अधूरेपन को मैं बार बार कहता हूँ कि जो 4 पुरुषार्थ जीवन के हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मार्क्स ने अर्थ पर ज़्यादा ध्यान दे दिया, अर्थ की समानता पर ज़्यादा ध्यान दे दिया, लेकिन संवेदना जिसके तहत बाकी 3 धर्म, काम और मोक्ष फॉल आउट हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए वो सिस्टम चल नहीं पाया। अर्थ की बराबरी से सब कुछ नहीं होगा। लेकिन उनका एक स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है और उसी पर आधारित ये कहानी भी है, तो इसलिए उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। रिमूव 1 फ्रीडम पर जनरेशन। व्यवस्थाएं क्या करती हैं कि हर जनरेशन के साथ आपकी एक फ्रीडम को कम कर देती थी। Remove 1 freedom per generation and soon you will have no freedom left and no will have noticed. अगर व्यवस्थाएं लोगों के एक जनरेशन में एक फ्रीडम, मतलब फ्रीडम को धीरे धीरे आपसे लेती रहें, कर्टेल करती रहें, छीनती रहें, झपट आपको पता भी नहीं लगे और इस तरह से लेती रहें, तो एक ऐसा समय आएगा 2-3 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन के बाद कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी सारी फ्रीडम चली गई और आप एक पिंजरे में आ गए, आप एक जेल में आ गए। धीरे धीरे करके आपसे आपकी फ्रीडम्स ली जा रही हैं और आप जेल में चले गए। उन्होंने सामाजिक संरचना में, मजदूरों के संदर्भ में, बंधुआ मजदूरों के संदर्भ में, पीढ़ियों दर पीढ़ियों, ये राज्यों की व्यवस्थाओं के लिए तो सच है ही, ये हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए भी सच है। कैसे पीढ़ियों से कुछ लोगों के स्वतंत्रताएं धीरे धीरे ली गई धरती पर, कहीं दास प्रथा शुरू हो गई, कहीं छुआछूत और अस्पृश्यता और ये सब शुरू हो गया। पीढ़ियों से एक एक उनसे स्वतंत्रता ली गई और बाद में उनकी वो हालत हो गई। ये तो 21वीं सदी और ये यहाँ का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण 20वीं और 21वीं 18वीं सदी से ही शुरू हो गया, जो पुनर्जागरण शुरू हो गया। ऐसे ही धरती का हुआ कि धरती की समस्या हम एक एक करके धरती से उसके स्वास्थ्य के लक्षण लेते चले जा गए और अब धरती पूरी तरह से बीमार हो गई। तो कहीं ना कहीं हमने मतलब अपनी माँ को एक तरह से बीमार कर डाला। इसी तरह से हमने अपने सारे लोग एक ही धरती माँ के संतान हैं, हमके सब उसी के अंग हैं एक तरह से, तो हम उसी के कुछ अंगों को अछूत मान लिया, कुछ को दास मान करके खरीदने बेचने लगे। क्या क्या हुआ? ये पीढ़ियों में हुआ। ये सब तभी होगा जब हम अपनी आंखें खोल करके इससे बचाने के लिए कोशिश करते रहें। तो ये तो मार्क्स की बात थी और ये बात फिर एक स्कूल में एक टीचर और बच्चों के संवाद के रूप में फिर एक बात यही कही जा रही है
In a classroom, one day a student looked at the professor and asked a strange question. Sir, do you know how to catch wild pigs? जंगली सुअर कैसे पकड़े जाते हैं? एक बच्चे ने अपने टीचर से क्लासरूम में पूछा कि सर आप जानते हैं कि जंगल में जो जंगली सुअर हैं वो कैसे पकड़े जाते हैं? द प्रोफेसर थॉट इट वॉज a joke. The young man said that it was no joke. तो प्रोफेसर ने कहा कि नहीं, ये तो उसने मतलब सोचा प्रोफेसर ने आश्चर्यचकित होकर के कि क्या ये जोक है, एक मजाक है। लेकिन उस बच्चे ने कहा नहीं सर, ये मजाक नहीं है, ये मैं जो कहने जा रहा हूँ वो सच्ची बात है। यू कैच वाइल्ड पिग्स बाय फाइंडिंग अ सुटेबल प्लेस इन द वुड्स एंड पुटिंग कॉर्न्स ऑन द ग्राउंड। ज़मीन पर उसे खाने की कुछ चीज़ें, कॉर्न्स, अनाज रख करके उचित जगह जंगल में पा करके और वहाँ वो रख देते हैं। द पिग्स फाइंड इट एंड बिगिन टू कम एवरी डे टू ईट द फ्री फूड। और वो जो कॉर्न है उसको खाने के लिए जंगल के पिग्स ज़्यादातर आने लगते हैं। आप पिग ज़्यादा डाल दीजिए तो पूरा सब आ जाएंगे। When they get used to coming to the same spot every day, you put a fence down on one side. जब वो लगातार सब आने लगें, आदी हो जाएं, इधर उधर देखना छोड़ दें, बस फोकस वही रहे, तो फिर आप एक तरफ फेंस या बाड़ा बना दीजिए या तार लगा दीजिए या जो भी, मतलब रुकावट, एक तरफ दीवार बना दीजिए, जो भी, एक तरफ बाड़ा बना दीजिए। तो एक साइड में आप फेंस लगा दीजिए। एट फर्स्ट दे आर स्केयर्ड। पहले वो फेंस अगर आपने लगा दिया, बड़ा बना दिया, तो थोड़ा सा वो सहमेंगे, लेकिन फिर वो एक जाएगा, खाएगा, देखा सुरक्षित है तो फिर सब फिर वो निश्चिंत होकर के खाने लगेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। But soon they get used to a fence and again begin to come to the corn again. फिर आने लगेंगे, खाने लगेंगे। After a week you put up another side of the fence. फिर दूसरे साइड में आप फेंस लगा दीजिए। उससे भी वो they get used to that too and continue eating. वो उससे अभ्यस्त हो जाएंगे और खाते रहेंगे, अपना खाना कंटिन्यू करेंगे कॉर्न। You continue until you have all the four sides of the fence up with a gate in the last. तो इस तरह से फिर तीसरे साइड में भी आपने फेंस लगा दिया, बाड़ा लगा दिया। फिर चौथे साइड में भी आपने बाड़ा लगा दिया और एक गेट लगा दिया। The pigs which are used to the free corn start to coming through the gate. चौथे साइड में आपने लगा दिया बाड़ा, गेट लगा दिया, गेट खोल दिया, वो जाते रहेंगे, वो उसके लिए भी यूज टू हो जाएंगे। यू कंटिन्यू until you have all the four sides of the fence up with a gate in the last side. The pigs which are used to free corn start to come through the gate to eat their free corn. You then slam the gate on all of them and catch the whole herd. और फिर एकाएक आप उस गेट को बंद कर दीजिए और पूरा जितना पिग्स का हर्ड है, वो समुदाय है या झुंड है, सब आपके नियंत्रण में, आपके कब्जे में। सडनली द वाइल्ड पिग्स हैव लॉस्ट देयर फ्रीडम। एकाएक वो जितने जंगली सुअर हैं, सबकी स्वतंत्रता खत्म हो गई। दे रन अराउंड इनसाइड द फेंस। वो फेंस के अंदर ही, बाड़े के अंदर ही इधर उधर घूमेंगे, स्केयर्ड, डरे हुए। बट सून दे सेटल डाउन एंड गो बैक टू ईटिंग द कॉर्न। और उसके बाद धीरे धीरे फिर वो सेटल डाउन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और फिर वही अनाज खाने लगेंगे। आफ्टर अ वाइल दे फॉरगॉटन हाउ टू फॉरेज इन द वुड्स बाय देमसेल्व्स, सो दे एक्सेप्ट द कैप्टिविटी। और वो भूल भी जाएंगे कि कैसे वो कभी आजाद थे, और वो अपनी उस कैद को, कैप्टिविटी को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं।
द यंग मैन देन टोल्ड द प्रोफेसर, तो उस बच्चे ने, स्टूडेंट ने प्रोफेसर से कहा, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी सी हैपनिंग इन मैनी कंट्रीज, और ये आज हम लोग बहुत सारे देशों में होता हुआ देख रहे हैं. द गवर्नमेंट्स कीप पुशिंग अप टूवर्ड्स free supplies and keep spreading the free corn out in the form of programs, free meals, subsidies. इस तरह से बहुत सारी चीजें, हर चीज सब्सिडी में दी जा रही है. One should always remember two truths. दो सत्य हमेशा याद रखना चाहिए. There is no such thing as free lunch. There is no such thing as free lunch. दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता. You can never hire someone to provide a service for you cheaper than you can do yourself. आप खुद अगर अपने लिए कोई काम करते हैं तो उसकी जो कीमत होती है, कोई दूसरा उससे कम कीमत पर आपको करके नहीं दे सकता. निश्चित जानिए. इमरजेंसी में कोई बहुत गरीब हो, अनाथ हो गया हो, उसकी देखभाल की ज़रूरत है. लेकिन जो सक्षम हैं उनको फ्री की आदत लगाना, जो मेहनत कर सकते हैं उनकी बिना मेहनत लिए फ्री की आदत लगाना, वो उनको एकदम से पंगु कर देना है. व्यवस्थाएं ऐसे पंगु लोगों को बहुत पसंद करती हैं, क्योंकि फिर वो उनके इशारे पर बंदर के तरह नाचने लगती हैं. उन सुअरों को फिर आप चाहे उनको ले जा कर के अपने शोज में नचाइए, सर्कस में नचाइए, चाहे जो करिए, फिर वो आपके इशारे पे ना, उनकी शक्तियां खत्म. तो आप जो नैसर्गिक शक्तियां आप में है वो तभी है जब आप अपनी आंखें खुली रखेंगे कि चारों तरफ से आपको कैद तो नहीं किया जा रहा है, अपने विचार खुली रखेंगे और फ्री ढूंढने की जगह पे अपनी मेहनत से, जो अब्राहम लिंकन ने कहा था, टीच हिम एट द अर्ली स्टेज दैट $1 अर्नड इज मोर देन 5 पाउंड. कहीं एक पड़ा हुआ कहीं मिल जाए, उससे अच्छा मैं अपनी मेहनत से कमाया हुआ बहुत छोटा सा भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. वह भावना भरने की जरूरत है. आज व्यवस्थाएं लोकतंत्र में इसी तरह से लोगों को कैप्टिवेट करने की कोशिश कर रही हैं. चुनाव में फ्री बांट दे रही हैं और फिर वो उनके बधुआ मजदूर की तरह वोट देने लगते हैं. क्या क्या खेल नहीं हो रहा है. हमारे उन फोर फादर्स ने जो इतना संघर्ष करके, इतना एनवायरनमेंट बना करके आज़ादी, लोकतंत्र और ये धरती पर लाए, उसको इन छोटी छोटी इसी तरह की हरकतों के द्वारा अब हथियाया जा रहा है. और हम उन जंगली सुअरों की तरह से आंखें बंद करके भीड़ की तरह से शिकार हो रहे हैं. हमको अपनी आंखें खोल करके रखना पड़ेगा इस तरह से. और जो देयर इज नो फ्री मील, एक बार, ये बहुत अच्छा किस्सा है कि एक बार एक राजा के पास एक व्यक्ति, बहुत बड़ा राइटर था, तो उसने एक किताब लेकर के गया, बहुत मोटी किताब. तो उसमें राजा ने कहा कि इतनी बड़ी किताब है, इसको तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, इसका संक्षेप में लिख करके लाओ, संक्षेप करो. तो मान लीजिए कि 800 पेज का वो महाग्रंथ सा, महाशास्त्र था, तो उसने उसको संक्षेप में किया, छोटा हुआ, 100 पेज में हो गया. कहा नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, 100 पेज भी नहीं, और संक्षेप करो. फिर और छोटा बना करके लाया उसको. अब वो क्योंकि अब तो बहुत संक्षेप कर चुका था, सारे आइडियाज बहुत क्रिस्प हो गए थे, तो कहा नहीं, तो फिर वो 50 पेज में बना करके ले गया. कहा नहीं, राजा ने कहा नहीं, ये भी नहीं, और छोटा करो. फिर वो 25 पेज, क्योंकि अब
उसने इतना बड़ा लिखा था, अब इतना कितना छोटा करे, छोटा करने की भी सीमा है। अब वो नहीं कर पा रहा था, तो उसने फिर 25 पेज करके ले गया। राजा ने कहा ये भी नहीं, और घटते घटते जब एक पेज रह गया तो राजा को दिखाया कि अब एक पेज महाराज ले आया हूँ, अब एक पेज से नीचे नहीं होगा। कहा नहीं, एक पेज से काम नहीं चलेगा, और छोटा करो। एक पेज से छोटा, आधा पेज, फिर चौथाई पेज। तो कहा नहीं, अब तुम एक सेंटेंस में इसको बस एक वाक्य में करके लाओ। इतना बड़ा 800 पेज का वह महाग्रंथ, वह एक पैराग्राफ में लाओ, उसका जो सार तत्व है। तो जो वो लिख करके ले गया वो था वही जो अभी मैंने पढ़ा है। देयर इज नो फ्री लंच। इस दुनिया में कुछ भी मतलब फ्री खाना नहीं मिलता है। अगर कुछ मिल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और चीज़ें अटैच्ड हैं। आपको या तो बाद में देना पड़ेगा या पहले आप दे चुके हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ देना पड़ेगा। चाहे अपने इज्जत, चाहे अपने संसाधन, किसी ने ये कोई श्रम कहीं ना कहीं आपने या तो पहले चुकाया है या बाद में चुकाना होगा। मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता इस धरती पर। यही चीज उसने है। यू वन शुड ऑलवेज रिमेंबर 2 ट्रूथ्स। देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। फ्री लंच कुछ नहीं है इस धरती पर। एंड यू कैन नेवर हायर समवन टू प्रोवाइड अ सर्विस फॉर यू चीपर देन यू कैन डू इट योरसेल्फ। ये जो फ्री लंचेस, ये तमाम फ्रीबीज जो बांटे जा रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा कि इसमें 99% अमीरों को मिल रहे हैं या सक्षम लोगों को मिल रहे हैं, केवल 1% अक्षमों को मिल रहे हैं। और चूंकि फ्री बंट रहा है तो इसलिए उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा देने वाले खुद हड़प जा रहे हैं। करप्शन हो रहा है, भयंकर करप्शन हो रहा है। वो 52 मिनट हो गए हैं, तो शिरडी प्रसाद जी वाला किस्सा कल सुनाएंगे। इसमें फ्री वाले पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बतानी है जो हुआ है, तो ये पूरा कर लें। देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच और यू कैन नेवर हायर समवन टू प्रोवाइड अ सर्विस फॉर यू चीपर देन यू कैन डू इट योरसेल्फ। आप अगर किसी काम को खुद अपने लिए करते हैं तो उसमें जितना श्रम या उसकी जो कीमत आती है वही दूसरा उससे कम पर नहीं कर सकता। और अगर कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको वो लूटेगा। If you see that all of this wonderful government help is a problem confronting the future of democracy, there is hope. अगर आप ये एहसास करें कि ये जो फ्री दिया जा रहा है इतना इन डेमोक्रेसीज में, यह एक समस्या है। अगर आप इस समस्या को पहचानने लगे हैं तो फिर एक उम्मीद बनती है कि व्यवस्थाएं बच जाएंगी, डेमोक्रेसीज बच जाएंगी। If you think the free ride is essential to your way of life, then God help you when the gate slams shut. और अगर ये जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन रेकलेसली, मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई बीमार है तो उसकी हेल्प होनी चाहिए क्योंकि वह अनएक्सपेक्टेड है। आदमी अपने जिंदगी के लिए जो मजदूर भी है, कमा रहा है, बच्चों को खिला रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन जब बीमार पड़ जा रहा है तो उसके पास इतना नहीं कि वो ठीक हो जाए। तो एजुकेशन के लिए और स्वास्थ्य के लिए गवर्नमेंट बेस्ट अवेलेबल कराए सारे सिटीजन्स को, यह तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई चीज़ फ्री डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, फ्री दिया जा रहा है, एक्सेप्ट जो इमरजेंसी में किसी को है, कोई भी हेल्प हो रही है, उसके अलावा जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशंस किए जा रहे हैं, तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। और आप उस दिन का इंतजार करिए जब सारे
बाड़े के रास्ते बंद हो जाएंगे और गेट बंद हो जाएगा। Most of the problems we face today are there because of the people who work for a living are now outnumbered by those who vote for a living. अधिकांश समस्याएं इसीलिए हैं कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं व्यवस्था को चलाने के लिए, उनकी तुलना में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो सब कुछ फ्री में चाहते हैं। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है और ये अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी वो लोग मार रहे हैं। एक दिन जब गेट बंद हो जाएगा तब उन्हें तड़फड़ाना पड़ेगा। तो इसलिए समय है, आंखें खुली रखिए और फ्री का इंतज़ार मत करिए। मैंने एक चीज़ कहा था, एक ट्रेंड, और इस पर मैंने सुझाव भी लिखा था लेकिन वो नहीं माना गया। पहले ज़माने में तमाम सारा लोन दिया जाता था तमाम योजनाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और के लिए, और ये कहा जाता था कि आपको वापस जो है 100 रुपये अगर लोन दिया गया तो 80 ही वापस करना पड़ेगा, और नॉमिनल इंटरेस्ट 3% 4%। लेकिन मूलधन में उतना एक तरह से गवर्नमेंट की सब्सिडी हो जाती थी। मानसिकता में कितना फर्क है। अब जहां ये बंटता था, चाहे बैंक्स हों या तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशंस हों, वहां पर वो लोग ये समझाते थे देखो तुमको 100 रुपये हम देंगे तो 80 ही वापस करना पड़ेगा, 20 रुपये तुम्हारा फायदा होगा। तो इतने लंबी लाइन है, हमें सबको नहीं दे सकते हैं इस योजना में, तो अगर तुमको दे रहे हैं तो तुम आधा तुम फायदा उठा लो, आधा हम। तो 90 उनको देते थे, 10 का 100 पे कराते थे, 90 ही देते थे, और वो भी खुश कि चलो हमें 80 ही वापस करना पड़ेगा, 10 हमारा फायदा। लेकिन इंटरेस्ट 100 पर भले ही मार्केट मतलब इंटरेस्ट के मार्केट में वो 8% 10% हो, अगर इस पर 4% रखे, तो मैंने उसी समय सुझाव दिया था कि अगर आप 100 दे के 80 वापस लेने की बात करेंगे तो ये बातचीत का स्कोप रहेगा और गरीबों को ये समझाने में आसानी रहेगी कि तुम्हें 80 वापस देना है तो चलो 90 ले जाओ, 10 हमें दे दो, या 10 व्यवस्था जो बांट रही है उसको ऊपर से दे दो। अगर वो 100 का 100 वापस करने की बात करते और इंटरेस्ट खत्म कर देते, तब वो 100 वापस करना है, फिर ये लॉजिक नहीं चलती कि 80 वापस करना, 10 हमें दे दो। जबरदस्त घूसखोरी का ये सिस्टम केवल और केवल ये फ्री वाला जो नाम दे दिया गया कि तुम्हें 20 रुपया फ्री हो गया, उसको इंटरेस्ट में रिबेट देते, लेकिन ये फ्री वाला सिंबल या लेबल नहीं लगाते। तो इतना जो लूट मार हुआ है फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंक्स में, और इवन ये जो नॉन बैंकिंग सेक्टर्स में, तमाम सारे फाइनेंशियल कंपनीज में जो भयंकर लूट हुई है, चाहे एमवे हो, चाहे पियरलेस हो, चाहे सहारा हो, और सब अपनों के माध्यम से लुटवाया है। आप ही के पड़ोसी कोई, चाहे रिश्तेदार हो चाहे पड़ोसी हो, पहले कुछ इंस्टॉलमेंट में जो आप पैसा देते थे उसका 70-80% इनके हाथ में गया है, जो आपके अपने थे जो ले गए, और बाद में जब डिफॉल्ट आपका करने लगा तो फोरफिट होने लगा। क्या क्या कहें, हरि अनंत हरि कथा अनंता। आपने इस देश के लोगों ने आंख बंद रखी है, इसलिए इतने फाइनेंशियल यहाँ घोटाले दर घोटाले हुए हैं, और व्यवस्थाओं के कानों पे जूं नहीं रेखी। उन मुद्दों पर हमने कभी वोट ही नहीं दिया। ब्राज़ील में इस तरह के फाइनेंशियल तमाम सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं फाइनेंशियल सेक्टर के, उसमें एक बार इस तरह का बड़ा घोटाला हुआ, सरकार बदल गई। हमारे यहाँ गरीबों के इन्वेस्टमेंट को डिपॉजिट में ले जाने वाली
पब्लिक सेक्टर की यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वह फ्लॉप हो गई, तमाम घोटाले हुए और सरकारें सब जिंदा रहीं, क्योंकि हमारी आंखें बंद रखती हैं। हम उन जंगली सुअरों की तरह बिहेव करने लगते हैं, आंखें बंद करके अपनी चारों तरफ देखते भी नहीं हैं कि कहाँ कहाँ से क्या खतरा आ रहा है, चाहे देश में चाहे धरती पर। तो इसलिए सावधान हो जाइए। इसी के साथ आज की ये भावगंगा यहीं समाप्त करते हैं और शिवजी प्रसाद का किस्सा आगे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।